थे। आज उस्मान बुज़दार साहब भी इमरान खान साहब को दागे मुफारकत दे गए। इस सारी सूरत हाल का तजिया करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार जनाब मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। मोहसिन बेग साहब, ये बताइएगा, आप पंजाब की सियासत, मुल्क की सियासत पर आप गहरी निगाह रखते हैं, आपको -1 फार्मूला पर अमल दरामद करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौन से कामयाब होते दिखाई देते हैं? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। बेसिकली -1 जो फार्मूला है वो एक्चुअली है नहीं, और ये जो लोग तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करके शायद वो इस पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो बची कुची रह गई है, उस पर शायद बैठ के वो सियासत कर सकें। ये आने वाला वक्त भी इनको बता देगा, क्योंकि पीटीआई का जो वोट है वो सिर्फ एक ही बंदे का है जिसको ये माइनस करना चाहते हैं, और बाकी जितने लोग हैं, शाह महमूद है या जितना और लॉट थोड़ी सी बच गई है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक तो महदूद रह सकते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पार्टी के हेड बन के इस पार्टी को चलाना चाहें और पूरे पाकिस्तान में जाके उसकी कैंपेन या उसके जो हैं उनके जो कैंडिडेट होंगे उनको खड़ा करना चाहें, तो मेरा ख्याल में वो मुमकिन नहीं है आने वाले इलेक्शन के दौरान। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में हमेशा से जो भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाती है, वो एक प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी को, जो प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार होता है, वो लीड करता है। तो पीटीआई में उस बंदे को अगर आप जैसे कि वो खुद ही हो चुके हुए हैं, तो जो निचली लॉट है उसमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट लेके इलेक्शन में उतरेगा। तो जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का तल्लुक है, नेचुरली उन्होंने इस पार्टी को बहुत टाइम दिया और उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज भी किया, इसमें बहुत मेहनत भी की, पैसा भी लगाया। तो जिस तरीके से उस शख्स ने इनको माइनस किया और फिर जो जैसी कार्रवाइयाँ इनके ऊपर की गई या इनकी फैमिली के ऊपर की गई, तो अब लोग उनके पास सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, पुराने लोग, कि रिफ्यूज कहाँ लिया जाए, क्योंकि बाकी जो 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें इतनी गुंजाइश नहीं कि इन सबको खपाया जा सके, जितने लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ये लोग खड़े भी हो जाएं, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी जो नई वो बनाएंगे या जो भी अरेंजमेंट होगा उसके तहत अगर ये अपने अपने हलकों में जाके खड़े भी हो जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो माइनस होने वाले का वोट है वो शायद इनको ना पड़े। तो इनके लिए इतना आसान नहीं होगा इन सब लोगों के लिए कि टिकट पीटीआई का वापस करें और एक नई पार्टी का टिकट लेके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वापस जाएं। तो वोटर इतनी जल्दी माइंड चेंज नहीं करता। और फिर जिस तरीके से इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, नसरुल्लाह भाई, मैंने तो लाइफ पे नहीं देखा कि ये 2-2, 3-3 दिन जेल में नहीं गुजार सके, और ये कहते थे हम नज़रियाती हैं और एक नज़रियाती पार्टी हैं और हमने इनकलाब भी लाना है और हम एक नया पाकिस्तान और हम आज़ादी, हकीकी आज़ादी का नारा। वो मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, और मुझे हकीकत में नसरुल्लाह भाई अफसोस है कि यार ये लोग थे जो इस मुल्क में तब्दीली लाने चले थे, जो अवाम को हकीकी आज़ादी लाने दे रहे थे। जो शख्स इनका लीडर है वो जेल जाने से इतना खौफजदा है, वो कहता है जो मर्जी हो जाए मुझे जेल में ना डाले, और बाकियों ने भी वो साबित किया जो जेल में गए। आप देखिए, रोना धोना, 15 दिन की नज़रबंदी थी और बार बार एप्लीकेशनें बेल की डाल रहे हैं। भाई 15 दिन आप इंतजार करें, लोगों को आपने 3-3 साल 4-4 साल जेल में रखा। रवैया रखा पार्टी के रहनुमाओं ने, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस रवैये के बाद कारकुनों में, वोटर्स में मायूसी पैदा हुई है कि हमारे लीडर जो हैं वो जेल में 2 दिन गुजार नहीं सकते। देखिए, मायूसी तो अपनी जगह वो बिल्कुल है, क्योंकि जब हकीकत और बित खुलती है तो बीच में से यही कुछ निकला जो निकल के आपके सामने और पूरे पाकिस्तान के सामने है। मैं तो हैरान हूं कि इस किस्म के लोग कैसे पब्लिक में अपना जाके चेहरा दोबारा दिखाएंगे और क्या बात करेंगे कि हमें वोट दो, हम असम्बली में जाएंगे और हम ये करेंगे। देखें, जो पब्लिक का नुमाइंदा है उसका कुछ कैरेक्टर होना चाहिए। इनके तो लीडर का कैरेक्टर, अपना ये पर्सनल कैरेक्टर भी बड़ा मखदूश, माजी भी ऐसा ही, और जो अभी हालात चल रहे हैं, देखें, लोगों को कहते हैं जेल जाने से ना डरें, लोगों को कहते हैं आज़ाद खौफ के बुत तोड़ दें, खुद सर पे वो डस्टबिन रखी हुई है,
6 शील्डें साथ लगाई हुई हैं। तो ये मतलब टोटल जो है वो अपने बयानिए से, अपनी हरकत से उसका इनहराफ कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कौन से लोग हैं जो अब भी इस पार्टी पे या इस लीडर पे एतबार कर रहे हैं। और उसकी लैंग्वेज देखिए, ये लैंग्वेज वो थड़े वाले लोग बोलते हैं जो कल भी वो वकला के सामने बोल रहे थे। तो मकसद ये है कि आपने तो कौम की वो लीड करना था, इस्लाह करनी थी, इस कौम का कोई इखलाक बेहतर करना था। जो आपने वादे वहीद किए पौने 4 साल में, आपने एक पूरा नहीं किया। तो अब लोग आप पे क्यों एतबार करें? आपका चेहरा हुकूमत में भी नजर आ गया, हुकूमत के उतरने का बाद भी नजर आ गया। जो टक्कर के लोग थे, जो नजरियाती थे, वो आपने देखा जूते छोड़ के भागे। और ये तो एक हमारा माशरा है नसरुल्लाह भाई, उसमें ये बहुत मायूब बात है कि आप 4 दिन नहीं खड़े हो सके उस लीडर के साथ। वो गलत था या ठीक था? तो ये करैक्टर शो करता है इन लोगों का। ये इब्नुल वक्त लोग थे जिन्होंने मफादात की खातर आके इमरान खान के साथ मिलके इन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी इंजॉय की, ओहदे इंजॉय किए, हुकूमत में रहे। मुश्किल आई, अब भी इनको चांस था कि शायद हम दोबारा इलेक्ट हो जाएं। अब इनको चांस नहीं है कि ये पॉलिटिक्स में दोबारा नहीं आ सकते, लिहाजा सब भागे। 9 मई के वाकयात का कितना इम्पैक्ट हुआ है इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर? नसरुल्लाह साहब बेसिकली देखिए, खान साहब जिस तरीके से पे दर पे फैसले करते आ रहे थे और इन्होंने किसी से अपनी, जैसे भी इनके पार्टी रहनुमाई थे वो इनकी चॉइस थी, जिनको इन्होंने इर्द गिर्द बड़े सीनियर और जूनियर रखे हुए थे, किसी से मुशावरत नहीं की। जमहूरियत में आप कुछ फैसले जमहूरियत की खातर जमहूरी अंदाज में करते हैं। इन्होंने पहले तो असम्बली डिज़ॉल्व करने से इनकार कर दिया, खुल्लम खुल्ला आइन से मुनहरफ हुए। इनके जो डिप्टी और स्पीकर जो थे उन्होंने जो हरकतें की, उसके बाद आ जाइए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया। बर्दाश्त नहीं था। आप, दुनिया अपोजिशन में बैठती है, दुनिया के बड़े बड़े लोग लीडर अपोजिशन में बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। अपोजिशन अच्छे तरीके से करो तब भी आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया कि आप उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जाके पार्लियामेंट में करें। ये वहां से 123 सीटें छोड़ के भाग गए, फिर आके एक असम्बली तोड़ी, फिर दूसरी असम्बली तोड़ दी और फिर मिन्नतें शुरू कर दी, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कैसे कराओ? फिर जो इनको ये केयर टेकर जो भी अदलिया ने इनकी मदद की। अब आ गया 9 मई। 9 मई वॉज द रेड लाइन। जो ये बंदा लाइनें क्रॉस करता करता आखिरी लाइन तक पहुंच गया। देखिए, कुछ भी हो, रियासत के अदारों पे अटैक, और इसने पूरा 1 साल लोगों की ब्रेन वॉशिंग की, एक जहर भर दिया हमारी नई नस्ल में, लोगों में, कि ये फौज, ये काम सिर्फ मुफ्ती बानी ने किया था और उसका रिजल्ट वहां भी पता चल गया और यहां भी। अब इस बार गलती नहीं होगी। आपने जो किया 9 मई को, जिस प्लान के तहत किया, जिस इंटरनेशनल हैंडलर्स के कहने पे किया, आपको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये पार्टी, कोई सारा पाकिस्तान तो इसके साथ नहीं था। ये जो लोग कहते हैं इसकी पॉपुलैरिटी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब इलेक्शन होगा तो आपको इस शख्स की पार्टी और इस शख्स की पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। जो दिन में 36 दफा अपना बयान बदले, ये भी कोई लीडर होता है? ये कोई इंसान होता है? ये कोई मर्द होता है? जो आप अपनी कौम को क्या बता रहे कि ऐसे लीडर हमने प्रोड्यूस किए जो अपने बयानिए से रोज फिर जाए और उसका नाम यू टर्न रख दिया। अब 9 मई के बाद लोगों को हकीकत पता चलना शुरू हुआ और इसका जो अज़ाइम थे कि हमने, इसके इंटरनेशनल हैंडलर्स ने बताया हुआ था इकॉनमी आपने तबाह कर दी, ब्लेम इस गवर्नमेंट पे जा रहा है, हालांकि इकॉनमी तबाह करके वो गया था। अब इसका दूसरा टारगेट फौज थी, जो 1 साल इसने कभी बाजवा पे, कभी नए चीफ पे, कभी उस पे, कभी उस पे। देखें, लीडर वो होता है जो अगर गलती करे तो फिर उसको एक्सेप्ट भी करे। ये सबको ब्लेम करता है एक्सेप्ट अपनी ज़ात के। तो ये जो अभी इसने किया 9 मई को, इसमें गरीब लोग बहकावे में आ गए, जेलों में उनकी फैमिलीज रुल रही हैं, लेकिन उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। कभी भी आप किसी भी बहकावे में आके अपने रियासत के इदारों पे अटैक नहीं करते। ये आपका और हमारा सबका ये फ़र्ज़ है कि ये जो रियासत के इदारे रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं बॉर्डर पे बैठे हुए, कभी इन लोगों को बॉर्डर पे जाने का मौका मिले, जिस एनवायरनमेंट में वो हमारे फौजी हमें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मैं अभी चमन बॉर्डर पे था, खुदा के वास्ते थोड़ा सा ख्याल करो आपने। अच्छा, फिर ये कहते हैं इनकलाब। नसरुल्लाह साहब, इनकलाब क्या होता है? ये इनकलाब इस तरह आता है कि आप पूरे रियासत के तारों पर अटैक करके इस मुल्क पे कब्जा कर लेते।
ये एक खौफनाक साजिश थी जिस पे अल्लाह ने इसको कामयाब नहीं किया और इसका असली चेहरा दिखा दिया। लिहाजा इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये सजा भुगतेंगे, जिन्होंने ये काम किया है उनको प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाए, किसी बेगुनाह को सजा ना दो। बाकी जितनी लीडरशिप है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके और क्लीन होके जा रहे हैं, नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप 100 बार करें, लेकिन अगर इसमें उकसाने में, इसमें जहर भरने में अवाम के इन लीडरान का भी रोल है तो इनको भी पनिश करना चाहिए। ये नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको छूट मिल जाए और क्लीन चिट मिल जाए। ठीक। बेग साहब, ये जो चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दें उन्हें कोई रियायत मिलती हुई नज़र नहीं आती। चौधरी परवेज लाई तो इतने एग्रेसिव नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। क्या आपको लगता है कि चौधरी परवेज लाई को भी बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, बेसिकली चौधरी साहिबान पे जो केस है वो है पंजाब में जो बल्दियात का फंड 5 महीने में तकरीबन 800 अरब था, वो इन्होंने ज़ीरो पे ले आए और ऐसी बंदर बांट की कि आज तक मेरा ख्याल है पंजाब की या पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। और लूट सेल प्रोग्राम था, आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया, इनको पता था टाइम शॉर्ट है, इन्होंने आपको फुल पेमेंट कर दी। अब जब फुल पेमेंट आप किसी को, कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू होने से पहले ही कर दें तो नेचुरली उसमें जो किक बैक है, उसमें जो कमीशन है जो कि हमारे यहाँ आम है, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं वो कितना बड़ा होगा। अब ये जो पीटीआई के ऊपर या 9 मई के बाद जो पीटीआई ने किया वो अलहदा चीज़ है। चौधरी परवेज़ लाई साहब का केस अलहदा है। ये एंटी करप्शन में करप्शन के केसेस हैं। इसमें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उल्टे हो जाएं, सीधे हो जाएं, नारे लगाएं, नहीं, आपको ये केसेस फेस करने पड़ेंगे। आपकी जो है बेलें हो जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन ये केस मेरे ख्याल में आपको, और ये भी केस जो चौधरी साहबान पे एंटी करप्शन चल रहा है, ये बिल्कुल ओपन एंड शट है। इनके पास इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। और इनके जो कारे खास थे भट्टी साहब जो पकड़े गए हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स पकड़े गए हैं, उनकी स्टेटमेंटें मौजूद हैं। उन्होंने बैंकों से बता भी दिया, इतने मिले थे, इतने आगे दे दिए। तो मकसद ये है कि इस चीज़ पे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में कोई भी हो, चौधरी साहबान तो बड़े रख रखाव आगे पीछे तल्लकात, ये तो कभी नर्म जगह पाँव ही नहीं रखते। तो लेकिन आपको इन पैसों का हिसाब देने पड़ेगा, ये कौम का पैसा है और आपको ये केसेस फेस करने पड़ेंगे, चाहे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या ना करें। बेग साहब, जहांगीर खान तरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब, पंजाब किसके हाथ जाता आप देख रहे हैं? देखिए, बेसिकली अब जो मेरा ख्याल है इलेक्शन टाइम पे हो जाएंगे, तो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून एंड पीपल्स पार्टी। जरदारी साहब का ख्याल है कि मैं साउथ पंजाब पकड़ूं और उधर से मैं सिंध पकड़ूं और उधर से मैं बलूचिस्तान और कुछ केपी के। तो उनका टारगेट है बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि मैं ये सारा कुछ करके नून के साथ 19-20 करके मैं मुकाबले में फेडरल इस्लामाबाद पहुंच जाऊं। पंजाब में शायद वो नून का उस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से नून का स्ट्रांग वोट होल्ड है। और जहांगीर तरीन साहब अगर पंजाब में अगर किसी से कोलूशन करेंगे तो वो नेचुरली नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी नहीं है। तो जरदारी साहब भी ये फोकस किए हुए हैं कि पंजाब से मुझे 10-12 सीटें नेशनल असम्बली की मिल जाएं और मेरा एक जो चंक है, क्योंकि अब पीटीआई तो उस तरीके से रन नहीं कर सकेगी इलेक्शन में जिस तरीके से जो बंदा माइनस हुआ है या अगले दिनों में हो जाएगा। तो सिंध में उनके पास जो पीपल्स पार्टी के पास मैदान बहुत खुला है, उनका मेरा ख्याल में एज सच उनको कोई थ्रेट या मुकाबले का कोई ख़तरा नहीं है। तो वो बलूचिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं जरदारी साहब के, वहाँ से भी मैं एक चंक उठा के फेडरल गवर्नमेंट की तरफ आऊँ और मैं ये कह सकूँ कि भाई हमने आपको 1-2 साल गवर्नमेंट करने दिया, तो अब बारी हमारी है। और मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि इस दफ़ा अगर पीपल्स पार्टी आती है तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो जरदारी साहब खुद हैं, वो बिलावल नहीं है। तो वो जरदारी साहब जो मेहनत कर रहे हैं वो ये मतलब हरकत में बरकत है और वो लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, मुल्क के सीनियर साहब।